हेलो साथियों, सक्सेस यात्रा एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको पता ही है कि हम यूपीएसआई के पीवाईक्यूज की जो श्रृंखला जो है लगातार जो है चला रहे हैं, तो उसी के आधार पर ये श्रृंखला चल रही है। आप जो है कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखें, पहला क्वेश्चन देखें, किस प्रकार के ज्वालामुखियों को पृथ्वी के सभी ज्वालामुखियों में सबसे बड़ा माना जाता है? किस प्रकार के ज्वालामुखियों को पृथ्वी के सभी ज्वालामुखियों में सबसे बड़ा माना जाता है? इसमें दिया हुआ है ढाल ज्वालामुखी, मध्य महासागर पर्वतमाला, कैल्डेरा, मिश्रित ज्वालामुखी। तो सबसे बड़े जो ज्वालामुखी होते हैं उनको ढाल ज्वालामुखी कहा जाता है। ढाल ज्वालामुखी कहा जाता है। अब तक के जो सबसे बड़े ज्वालामुखी विस्फोट हुए हैं उसमें माउंट मैसिव उसको कहा जाता है। माउंट मैसिव मैसिव जो प्रशांत महासागर में स्थित है, उसकी तली में है, प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर के नीचे ये माउंट मैसिव अवस्थित है। ये अब तक का सबसे बड़ा जो है ज्वालामुखी विस्फोट के आधार पर। जबकि एक्टिव यानी जो है सक्रिय ज्वालामुखी की अगर हम बात करें, जो इस समय एक्टिव है, सक्रिय ज्वालामुखी की बात है, तो मौना लोआ ये सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो मौना लोआ, ये सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, ढाल ज्वालामुखी। दूसरा क्वेश्चन देखें, सामान्य परिस्थितियों में निरुद्ध किए गए व्यक्ति को कितने दिनों में सूचित किया जाना चाहिए कि किस आधार पर आदेश दिया गया? यदि किसी व्यक्ति को डिटेन किया जाता है या निरुद्ध किया जाता है जिसको कहते हैं, तो उसको जो है कितने दिनों के भीतर ये बताया जाना चाहिए कि उसको किस आधार पर निरुद्ध या डिटेन किया गया है। तो यहाँ पर दिया हुआ है 4 दिन, 5 दिन, 2 दिन या 3 दिन। तो 5 दिनों के भीतर उसे यह सूचित किया जाता है कि उसको किस आधार पर डिटेन किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 5। उत्तर प्रदेश से कुछ जिलों को अलग करके उत्तराखंड राज्य का गठन कब किया गया? कब उत्तर प्रदेश से कुछ जिलों को अलग करके उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया? तो 9 नवंबर 2000 को एक नया राज्य बनाया गया, जो यूपी से अलग करके उत्तराखंड राज्य बनाया गया था। 9 नवंबर सन 2000 को बनाया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, 2000। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पाठ में परिवर्तन करने वाले संवैधानिक संशोधन नियम का नाम बताइए। यानी कि संवैधानिक संशोधन के आधार पर प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया। 93वां संविधान संशोधन, 31वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन या 74वां संविधान संशोधन। तो 42वें संविधान संशोधन के आधार पर 42वें संविधान संशोधन के आधार पर प्रस्तावना में परिवर्तन किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। जबकि 31वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा लोकसभा की सीटों को बढ़ाया गया। लोकसभा की सीटों को बढ़ाया गया। पहले लोकसभा की सीटें 525 थी, जिनको बढ़ा करके जो है 5 लोकसभा की सीटों की संख्या को 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया। जबकि संघ क्षेत्र यानी संघ राज क्षेत्र, जिनकी संख्या 25 थी, इनको घटाकर 20 कर दिया गया था। इनको घटाकर 20 कर दिया गया था। जबकि 93वां संविधान संशोधन, ये SC, ST और OBC के जो है सरकारी और निजी स्कूलों में प्रवेश में आरक्षण से संबंधित है। प्रवेश में आरक्षण से संबंधित है। तो 93वें संशोधन SC, ST, OBC का जो है प्रवेश में इसमें आरक्षण से संबंधित है। तो और 74वां संविधान संशोधन, ये नगर पालिका से संबंधित है। नगर पालिका से संबंधित है। इसके द्वारा संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया और भाग 9 का जोड़ा गया। संविधान में भाग 9 का जोड़ा गया। इसमें जो अनुच्छेद जोड़े गए इनकी संख्या कुल 18 थी। 18 अनुच्छेद इसमें जोड़े गए थे।
243 पी से 243 जेड जी तक इसमें जोड़े गए। तो आपका आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, सी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का जो भाग 4A है वो किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार से संबंधित है, या मौलिक कर्तव्य से, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, या नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के भाग 2 में दिए गए हैं। भाग 2 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 5 से 11 तक, 5 से 11 तक इसमें दिए गए हैं। जबकि मौलिक कर्तव्य, इनका उल्लेख संविधान के भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया। भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका उल्लेख किया गया है। जबकि मौलिक अधिकार या जो है मूल अधिकार जिनको कहा जाता है, ये भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में इनका उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका उल्लेख किया गया है। जबकि बात मौलिक कर्तव्य की आती है तो इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 42, यहां पर देखिए मौलिक कर्तव्य, इसको जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था, और ये संविधान के भाग 4A जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4A जोड़ा गया था, मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसको स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर इसको जोड़ा गया था। तो भाग 4A किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य संबंधित है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया, भाग 4A जोड़ा गया। तो बी आपका आंसर हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य। यहां पर देखिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में, संविधान की किस अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति पारिश्रमिक भत्ते विशेषाधिकारों से संबंधित प्रावधान किए गए? किस अनुसूची में किए गए हैं? द्वितीय अनुसूची में किए गए हैं, या छठी, प्रथम या तृतीय अनुसूची में किए गए हैं? तो द्वितीय अनुसूची में क्या है? भारत के राष्ट्रपति पारिश्रमिक भत्ते और विशेषाधिकार, तो इसमें वेतन और भत्तों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। द्वितीय अनुसूची में वेतन और भत्तों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। जबकि छठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम के प्रशासन से संबंधित है छठी अनुसूची। जबकि प्रथम अनुसूची में संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। जबकि तृतीय अनुसूची जो है, ये अनुसूची ये शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है, शपथ और प्रतिज्ञान से संबंधित है। इसमें शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में बताया गया है तृतीय अनुसूची में। तो भारत के राष्ट्रपति पारिश्रमिक भत्ते और विशेषाधिकारों से संबंधित प्रावधान है, ये द्वितीय अनुसूची में वेतन और भत्तों से प्रावधान इसमें है। तो द्वितीय अनुसूची आपका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सी जनहित याचिका PIL निःशुल्क कानूनी सहायता के अधिकार से संबंधित है? हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य, रिकॉर्ड एसोसिएशन उच्चतम न्यायालय के वकील बनाम भारतीय संघ, कॉमन कॉज बनाम भारतीय संघ, और केशवानंद भारती केरल राज्य। तो केशवानंद और जो है बनाम केरल राज्य, ये मूल ढांचे से संबंधित बात था, संविधान के मूल ढांचे से संबंधित ये बात था। और हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य, ये PIL से संबंधित है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है ये PIL से संबंधित है। इसमें निःशुल्क कानूनी सहायता से अधिकार संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य, PIL या जनहित याचिका से संबंधित है। जनहित याचिका से संबंधित जो निर्णय दिया गया वो PN भगवती द्वारा दिया गया था, न्यायाधीश PN भगवती द्वारा इससे संबंधित निर्णय, वहीं से इसकी शुरुआत हुई। और पहला मामला जो PIL जो दायर किया गया, ये हुसैनारा खातून बनाम बिहार राज्य से संबंधित था। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? 1932 में
अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना ये किसने की थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, अंबेडकर, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले और श्री नारायण गुरु। तो ये हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी, महात्मा गांधी द्वारा। जबकि बहिष्कृत हितकारिणी सभा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इसकी स्थापना बी आर अम्बेडकर द्वारा की गई थी। 1924 में इसकी स्थापना की गई थी, बहिष्कृत हितकारिणी सभा। जबकि ज्योतिबा फूले द्वारा सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई, सत्य शोधक समाज की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। जबकि श्री नारायण गुरु द्वारा एक धर्म परिचालन संस्था की स्थापना की गई थी, धर्म परिचालन संस्था की स्थापना की गई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, महात्मा गांधी। भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी, बी आपका आंसर हो जाएगा। जबकि किसके आवर्त नियम को संशोधित कर आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में परमाणु क्रमांक को अपनाया गया? यानी किसके आवर्त नियम को थोड़ा सा संशोधित करके जो है वर्तमान का जो है परमाणु क्रमांक को आधार बनाया गया है? हेनरी मोसले, दिमित्री मेंडलीफ, जॉन न्यूलैंड, जोहान डोवेराइनर। तो दिमित्री मेंडलीफ की आवर्त सारणी जिसको कहा जाता है, उसी को थोड़ा संशोधित कर जो है आधुनिक जो है परमाणु क्रमांक को अपनाया गया। इन्होंने उस समय जो है कुछ तत्वों को लगभग जो है 1859 में कुछ तत्वों को उनको परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया था। तो उसी के आधार पर जो आधुनिक जो है परमाणु क्रमांक के आधार पर जो है आधुनिक तत्वों को भी जो है वर्गीकृत किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, दिमित्री मेंडलीफ, यह आपका आंसर हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग किसके अनुरोध पर किसी राज्य की सभी या किसी भी जरूरतों को पूरा करता है? यानी किसके अनुरोध पर संघ लोक सेवा आयोग जो कि एक केंद्रीय निकाय है वो किस जो जरूरतों को पूरी करता है? राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्य सचिव या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो राज्य के राज्यपाल के जो अनुरोध पर जो है संघ लोक सेवा आयोग उनकी सिफारिशों को कुछ पूरी करता है, कुछ जरूरतों को पूरी कर सकता है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा, राज्य के राज्यपाल, ये आपका आंसर हो जाएगा। नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? राज्य विधानसभा के अध्यक्ष ये इसकी अध्यक्षता नहीं करते। जिलाधीश ये इनका न्यायिक कार्य है, ये भी नगर पालिका के आयुक्त ये नगर पालिका से ही संबंधित होते हैं, लेकिन ये इसकी अध्यक्षता नहीं करते। महापौर जिसको मेयर कहा जाता है, ये नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, ये नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। 74वें संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका और नगर निगम से संबंधित प्रावधानों को जोड़ा गया और संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया और भाग 9 का जोड़ा गया, भाग 9 का भी जोड़ा गया। तो नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता महापौर या मेयर करते हैं। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में संशोधन द्वारा वनों, जंगली जंतुओं और पक्षियों की सुरक्षा के विषयों को स्थानांतरण राज्य सूची से समवर्ती सूची में हुआ। पहले ये राज्य के विषय थे, फिर उसको समवर्ती सूची में डाला गया। तो वनों को और जंगली जंतुओं और पक्षियों की सुरक्षा के लिए चौथे संविधान संशोधन द्वारा 52वें, 24वें या 42वें, 52वें, 24वें या 42वें। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा ये वनों और जंगली जंतुओं और पक्षियों संबंधित जो विषय थे उसको समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो डी आपका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं
या भारत के प्रधानमंत्री करते हैं या नीति आयोग के सीईओ करते हैं। नीति आयोग के सीईओ के पास ऐसा कोई कार्य नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री जो है ये सिफारिश करते हैं, ये भी इनका आंसर नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास भी ऐसा कोई कार्य नहीं। तो भारत के राष्ट्रपति जो है वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति करते हैं और उसे हटा भी सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, भारत के राष्ट्रपति। महिलाओं और लड़कियों के लिए अनैतिक तस्करी का दमन अधिनियम वर्ष में अधिनियमित किया गया था। किस वर्ष में इसको अधिनियमित किया गया? 1945 दिया गया, 1955, 1947, 1956। तो ये 1956 में आपका जो है अधिनियम लाया गया था। 1956 में अधिनियम लाया गया। महिलाओं और लड़कियों के अनैतिक तस्करी यानी जो है मानव के दुर्व्यवहार, आप जो है इनका जो है तस्करी या व्यापार नहीं कर सकते। तो डी आपका आंसर हो जाएगा 1956 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? किस वर्ष जो है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको आरबीआई कहा जाता है, इसकी स्थापना की गई थी? 1950 में, 1947 में, 1935 में, 1932 में। तो आपकी इसकी आरबीआई की स्थापना 1950 में नहीं की गई, 47 में भी नहीं की गई, 1932 में भी नहीं की। 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। और आरबीआई के कार्य क्या होते हैं? जो है नोटों का निर्गमन करना, जो है एफडीआई पर जो है निगाह रखना, जो है किस प्रकार जो है बैंकों के बैंकर के रूप में भी कार्य करना और मॉनेटरी पॉलिसी को तैयार करना, ये आरबीआई के कार्य होते हैं। तो ये आपका सी आंसर हो गया। 1935 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के कितने मार्ग उपलब्ध हैं? यानी जो है कितने मार्गों के आधार पर भारत में निवेश किया जा सकता है? विदेशी निवेश जो है एफडीआई जिसको कहते हैं, उसको किया जा सकता है। 5 रूट हैं इसके, 2 रूट हैं या 8 रास्ते हैं इसके, 10 रास्ते हैं। 2 रास्तों से किया जा सकता है। एक होता है ऑटोमेटिक रूट और सरकारी रूट जो है यानी गवर्नमेंट के माध्यम से। ऑटोमेटिक रूट में आप जो है सरकार से जो है कोई सहमति लेने की आवश्यकता नहीं होती, आप जो है डायरेक्ट निवेश कर सकते हैं। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें जो है गवर्नमेंट की जो है स्वीकृति आवश्यक होती है, तो इसमें गवर्नमेंट के माध्यम से निवेश किया जा सकता है। तो 2 रूट है, एक ऑटोमेटिक और एक गवर्नमेंट के रूट। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 2 रूट इसके हैं निवेश करने के भारत में। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीबीसी जिसको कहा जाता है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जिसको कहा जाता है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की नियुक्ति कौन करता है? केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं? नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री इसकी नहीं करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री भी इसकी नियुक्ति नहीं करते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति, इनके पास ऐसा कोई कार्य नहीं है नियुक्ति का। तो भारत के राष्ट्रपति जो है इसकी नियुक्ति करते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में की गई थी और ये संथानम समिति की जो है सिफारिशों के आधार पर की गई थी। संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। ये भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों को जो है जांच करता है और संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। इसमें कुल मिलाकर 3 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष होते हैं और 2 अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष और 2 अन्य सदस्य होते हैं, कुल मिलाकर 3 जो है सदस्य इसमें होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति जो है सीबीसी की नियुक्ति करते हैं। फेसबुक को मूल रूप से किस नाम से लॉन्च किया गया था? जब फेसबुक को लॉन्च किया गया, शुरुआत की गई, तो किस नाम से? द फेस मास्क, द फेसबुक फेस टैग, द फेसबुक नाम से इसको लॉन्च किया गया था। फेसबुक जिसके जो है संस्थापक मार्क जुकरबर्ग है, मार्क जुकरबर्ग इसके संस्थापक माने जाते हैं फेसबुक के। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, द फेसबुक।
भारत के जनसंख्या इतिहास में किस अवधि को स्थिर अवस्था कहा जाता है? किस अवधि को स्थिर अवस्था कहा जाता है कि इस दौरान जो है जनसंख्या में जो कोई वृद्धि नहीं हुई? 1901 से 21, 51 से 81, 21 से 51 और 81 से 2011। तो जनसंख्या किस अवस्था, स्थिर अवस्था जो है कब थी? 1901 से 21 तक ये स्थिर अवस्था थी। इसमें जो है विश्व युद्ध के कारण 1914 से 18 में विश्व युद्ध के कारण और अकाल के कारण जो है जनसंख्या बिल्कुल नहीं बढ़ी, बल्कि ये हुआ कि कुछ कम ही हो गई। जबकि 1921 से 51 के बीच स्थिर जनसंख्या रही। इसमें जो है बहुत ज्यादा जो है बढ़ोतरी नहीं हुई, क्योंकि जो है इसमें भी जो है द्वितीय विश्व युद्ध इसमें रहा और अकाल रहा, अन्य कारण थे। जबकि 1951 से 81 जो है ये विस्फोट काल कहा जाता है, जनसंख्या का विस्फोट काल कहा जाता है। इसमें जनसंख्या बड़ी ही तेजी से बढ़ी 1951 से 81 तक, जबकि 81 से 2011 तक इसमें जनसंख्या में कमी देखी गई, रफ्तार इसमें कुछ कमी हुई और धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1901 से 1921, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए लाइकेन किस प्रकार के संबंध का एक उदाहरण है? प्रीडिएटिज्म, असहभोजिता एमेंसेलिज्म, सहभोजिता कमेंसेलिज्म, सहोपकारिता म्यूचुअलिज्म। तो परभक्षिता, इसमें कोई एक जो है कोई एक जीव दूसरे जीव को जो है वो खा जाता है, उसका भक्षण करता है, तो इसे प्रीडेटिज्म कहा जाता है। असहभोजिता एमेंसेलिज्म, इसमें कोई एक जीव दूसरे जीव को नुकसान पहुंचाता है जबकि उसे कोई लाभ नहीं होता है, इसको एमेंसेलिज्म कहा जाता है। इसमें दूसरे जीव को हानि पहुंचाता है लेकिन उसे खुद लाभ नहीं हो जाता। कमेंसेलिज्म, इसमें एक को लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, एक को लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है। लेकिन सहोपकारिता म्यूचुअलिज्म में इसमें दोनों को लाभ होता है, दोनों जीवों को इसमें लाभ होता है। तो लाइकेन एक प्रकार का संबंध है, यह सहोपकारिता म्यूचुअलिज्म का उदाहरण है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये म्यूचुअलिज्म सहोपकारिता का उदाहरण है। दोस्तों ऐसे ही जो है जीएस और जीके की श्रृंखला जो है यूपीएसआई की जारी रहेगी। आप हमसे जुड़े, कमेंट करें और शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद।